Today I am going to discuss most important chapter, permutation and combination. The study of permutation and combination is concerned with determining the number of different ways of arranging and selecting objects out of a given number of objects without actually listing them. परमुटेशन का मतलब हिंदी में होता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। यानी कि अगर मेरे पास, मैं आपको इस चीज को अरेंजमेंट और सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मेरे पास ये 3 वैरायटी की बुक्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको, मेरे पास कितनी बुक्स हैं? 3 बुक्स हैं, यानी कि मेरे पास गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है? 3 है। अब मैं उसमें से, इन बुक्स में से 2 बुक्स को, आपको 2 बुक्स ले रहा हूं और उनको अरेंज कर रहा हूं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अरेंज कर रहा हूं। तो एक अरेंजमेंट ये हो गया, दूसरा अरेंजमेंट ये हो गया। यानी अगर ये बुक ए है, ये बुक बी है, तीसरी बुक सी है, तो एक अरेंजमेंट मैंने ए और बी का कर दिया, एक अरेंजमेंट मैंने बी और ए का कर दिया। उसके बाद अब की बार मैंने इस बुक के साथ अरेंज कर दिया, ऐसे कर दिया और एक ऐसे कर दिया, तो कितने हो गए? 4 अरेंजमेंट हो गए। अब मैंने इस बुक के साथ कर दिया और इस बुक के साथ कर दिया, तो कितने हो गए? 6 हो गए। 2 + 2 + 2। कहने का यह मतलब है कि मेरे पास कितने अरेंजमेंट हो गए? 6 हो गए। लेकिन यहां पर अरेंजमेंट में मैंने जो उसका ऑर्डर है उसको काउंट किया है। ए बी ए को काउंट किया है मैंने। अब आप इसको ऐसे समझिए, मेरे पास 3 बुक्स हैं। अगर मुझे इसको अरेंज करना है 2 बुक्स को लेकर के, 3 बुक्स हैं और मुझे इनमें से 2 बुक्स को लेकर के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपको निकालने हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितनी बुक को सेलेक्ट करना है मुझे? 2 बुक को लेकर के क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। मैंने बोला सेलेक्ट के साथ अरेंजमेंट करना है, तो क्या होगा? एक तो ए बी होगा, एक बी ए होगा, एक बी सी होगा, एक सी बी होगा, एक ए सी होगा और एक सी ए होगा। कितने हो गए? 6 हो गए। यानी कि 3 में से 2 को सेलेक्ट किया और फिर अरेंज किया। यानी कि यहां पर बात हो रही है सिलेक्शन की और ऑर्डर ऑफ जो उसका अरेंजमेंट है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन ये, इसको हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं केवल सिलेक्शन की, तो मेरा काम यहां से चल सकता था। अगर मैं बात करता हूं सिलेक्शन की, तो उसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। ए बी ए 2 केवल सेलेक्ट कर लिया 2 को और बात खत्म हो गई। यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा? अरेंजिंग, तो अरेंजिंग में सिलेक्शन विद उनका जो ऑर्डर है उसको काउंट करेंगे। लेकिन अगर कहीं सिलेक्शन लिखा है तो हम लोग इन 3 बुक्स में से 2 बुक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। उसको अरेंज करने की या उसके ऑर्डर को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर कहीं लिखा हुआ है आपका अरेंजमेंट, तो आप इसका सेंस अभी आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ परमुटेशंस आपको फाइंड करने हैं। यानी कि अरेंजमेंट विद जो है ऑर्डर, या सिलेक्शन विद अरेंजमेंट एंड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर केवल हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, जिसको आगे चल के हम लोग कॉम्बिनेशन बोलेंगे, यहां पर आपको उसका जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ए बी और बी ए का मतलब नहीं है। यहां पर केवल सेलेक्ट किया गया है और वहां पर सेलेक्ट करने के बाद अरेंज किया गया है। तो अगर सिलेक्शन विद अरेंजमेंट है तो वहां पर क्या होगा? परमुटेशन होगा। और जहां पर केवल सिलेक्शन है
वहां पर कॉम्बिनेशन होगा। तो ये चीज मैंने आपको बताया अरेंजिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होता है और सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, वो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल से समझाया। आगे बढ़ते हैं अब। देयर आर सम बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स which will be useful in determining the number of different ways of arranging or selecting objects। अब अरेंजिंग और सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने की टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। द टू बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स आर गिवन बिलो। देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड सेकंड एडिशन थ्योरम। Multiplication principle: suppose an event E can occur in m different ways and associated with each way of occurring of E. Another event F can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the two events in the given order is m into n। अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है तो वहां पर अगर कोई इवेंट हो रही है कितनी तरीके से, ये आपकी m डिफरेंट वेज, और दूसरी इवेंट आपकी हो रही है जो ये आपकी लिखा हुआ n डिफरेंट वेज, तो वहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा m इंटू n। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इन अ क्लास देयर आर 10 boys and 8 girls. The teacher wants to select a boy and a girl, one boy and one girl, to represent the class in functions. In function, in how many ways of the teacher can make this selection? आपके सामने एक क्लास में 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। टीचर को एक लड़का और एक लड़की को क्या करना है, सेलेक्ट करना है फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इन हाउ मेनी वेज द टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। तो क्या करेगा टीचर, 10 लड़कों में से एक लड़का सेलेक्ट कर लेगा और 8 लड़कियों में से एक लड़की सेलेक्ट कर लेगा। और मैंने क्या बोला, 1 बॉय एंड अ 1 गर्ल। तो यहां पर कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल लगेगा, क्योंकि उसको एक लड़का और एक लड़की को सेलेक्ट करना है। तो क्या होगा आपका आंसर, हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेव्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 8। इसका मतलब क्या होगा, सिलेक्शन में क्या होगा, 10C1 इंटू 8C1, यानी कि 10 लड़कों में से एक लड़के को लिया और 8 लड़कियों में से एक लड़की को सेलेक्ट किया, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन है 10C1 इंटू 8C1, यानी कि 10C1 10 इंटू 8। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि NCR और क्या होता है, मैं अभी केवल यहां बता रहा हूं कि यहां पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा। अब आइए एडिशन थ्योरम पे। If an event E can occur in m ways and another event F can occur in लिखा हुआ है n ways and suppose that both can not occur together, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, then E और F can occur m plus n ways। वहां पे क्या था, E and F था वहां पर, यहां पर क्या है, E और F, यानी इन दोनों में से कोई एक हो। यानी क्वेश्चन क्या बनेगा, इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट 1 बॉय और 1 गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन फंक्शन, इन हाउ मेनी वेज द टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। तो टीचर क्या करेगा, 10C1 प्लस 8C1, C का मतलब कॉम्बिनेशन, C का मतलब सिलेक्शन। वो टीचर क्या करेगा, 10 लड़कों में से एक लड़की को सेलेक्ट कर लेगा, वहां पर भी किया था, 8 लड़कियों में से एक लड़की को सेलेक्ट कर लेगा, वहां भी किया था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो रही है, वहां पर हो रही थी, तो वहां पर क्या किया था, m इंटू n किया था, और यहां पर क्या होगा, कोई एक होगा।
यानी 10 प्लस 8 आंसर आएगा, यानी 10C1 प्लस 8C1। सी का मतलब होता है सिलेक्शन। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में एक तरीके से कॉन्सेप्ट लगता है एंड का, और एडिशन में क्या होता है आपका और का लगता है। एडिशन प्रिंसिपल में कोई एक इवेंट होगी और यहां पर दोनों इवेंट होगी, m इंटू एन। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ये आपकी काउंटिंग होगी और यहां पर एडिशन में m प्लस n की काउंटिंग होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं परमुटेशन क्या चीज है। अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 3 बुक्स थी और मुझे 2 बुक्स को लेकर के उसको क्या करना था, अरेंज करना था। तो पहले मैंने 3 बुक्स में से 2 बुक्स को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने का मतलब होता है 3C2 इंटू, अब मुझे क्या करना है, उसके ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, यानी कि मेरे लिए ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, जब 2 बुक्स को सेलेक्ट किया तो A और B होगा और B और A होगा। तो यानी कि सिलेक्शन विद अरेंजमेंट, सिलेक्शन के साथ हमें ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। तो यानी कि परमुटेशन में सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों इन्वॉल्व होता है, यानी कि सिलेक्शन के साथ ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में केवल सिलेक्शन होता है, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। अगर आपके पास 3 बुक्स हैं, आपको 2 बुक्स को लेकर के अरेंजमेंट करना है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपके पास 3 बुक्स हैं, आपको 2 बुक्स को लेकर के क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो इसका आंसर आएगा 3p2, 3p2, यानी कि n की जगह 3 और r की जगह 2। जब आप, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस में आपने फैक्टोरियल का मतलब समझा होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पर क्या आएगा आपका 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1। n माइनस आर, 3 माइनस 2 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 1। तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए आपका 6 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? AB BA BC CA AC CA BC CB AC CA, ये 6 आपके आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? देखिए यहां पर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि अगर आपको सिलेक्शन के साथ उसके ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहां पर हमें 3 आपके पास ऑब्जेक्ट्स थे, 3 बुक्स थी, 2 बुक्स को लेकर के आपको अरेंज करना था। तो इसका आंसर क्या होगा, 3p2। लेकिन इसका मतलब क्या है, 3p2 का मतलब क्या है? 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 में से 2 बुक को सेलेक्ट किया और फिर उसके ऑर्डर को A B और B A में कन्वर्ट कर लिया। ये इसका मतलब हुआ। यानी सिलेक्शन के साथ साथ हमने उसका ध्यान रखा, उसके ऑर्डर का ध्यान रखा, उसके ऑर्डर को भी हमने इंपॉर्टेंस दी। इसीलिए हम लोग ऐसे अरेंजमेंट को परमुटेशन बोलते हैं। अब परमुटेशन आपके यहां, ये आपका सबसे पहले टाइप का परमुटेशन है, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तीनों बुक्स आपको मैंने दिखाई थी, अलग अलग थी, उसमें 2 बुक्स को लेकर के मैंने आपको अरेंजमेंट करके दिखाया। अब कभी कभार क्वेश्चंस इस टाइप से भी आ सकता है, व्हेन रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अलाउडेड। परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स with meaning or without meaning can be formed using all letters of word equation। एक वर्ड लिखा हुआ है इक्वेशन। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग यूजिंग ऑल लेटर्स। आपको बताना है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें जितने भी वर्ड्स, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सबसे पहले देखिए कि सब चीजें अलग अलग हैं। ई अलग है, ई एक बार आया है,
Q भी एक बार आया है, U भी एक बार आया है, A भी एक बार आया है, T भी एक बार आया है, I भी एक बार आया है, O भी एक बार आया है, N भी एक बार आया है। सब अलग अलग हैं, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको इसमें से लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको, जैसे वहां पर 3 बुक्स में से 2 बुक्स को लिया गया था, यहां पर इसके हर एक लेटर को इतने वर्ड बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स। इक्वेशन वर्ड है आपका, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो भाई इसको कैसे करेंगे, इसमें यही फार्मूला लगा देंगे। अब की बार आपको 8 में से हर एक लेटर को लेना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8p8, यानी क्या होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, यानी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ध्यान रखिएगा, ये आपका इनफाइनाइट नहीं होगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू ध्यान रखिएगा 1 होती है। तो क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। वहां पे क्या था, वहां पे आपका 3 बुक्स थी, आपको 2 को लेना था, तो 3p2 था, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल आया। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। यानी आप देख रहे हैं कि अगर आपको सामने 8 लेटर्स हैं और उसमें हर एक लेटर को यूज करके आपको डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग, तो इसका आंसर आएगा 8p8। और यहां पर हमने क्या काम किया था, 3 बुक्स थी, हमने 2 को लेके बनाया था। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहां पर। अब देखते हैं, व्हेन रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अलाउडेड। अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार आपके सामने 1 से लेकर के 9 तक की डिजिट लिखी हुई हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है हाउ मेनी 4 डिजिट्स। मैं आपके सामने व्हेन रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अलाउडेड इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे सामने कि हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक की डिजिट्स लिखी हुई हैं, मैंने 0 को नहीं लिया इसमें, और आपको यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं गिवन, 9 है, जिसमें 0 नहीं है, और आपको 4 डिजिट के नंबर आपको बनाने हैं। कितने नंबर बनेंगे, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट 1 to 9। अब पहला है रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड। रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहां पर भी इस नंबर रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड, यानी इस वाली पोजीशन को आप 9 तरीके से पढ़ सकते हैं, इस वाली पोजीशन को आप 8 तरीके से पढ़ सकते हैं, इस वाली पोजीशन को 7 तरीके से, इस वाली पोजीशन को 6 तरीके से, जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 9p4। 9p4 का मतलब क्या हुआ, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, देखिए यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड, तो इसका मतलब है 9p4 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है रिपीटिशन इज अलाउडेड, तो यानी ये वाला बॉक्स भी आपका, अगर क्वेश्चन होता रिपीटिशन इज अलाउडेड, तो यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा n to the power r। यानी क्या होगा, इस बॉक्स को भी मैं 9 तरीके से पढ़ सकता हूं, इस वाले बॉक्स को भी मैं 9 तरीके से पढ़ सकता हूं, इस वाले बॉक्स को भी मैं 9 तरीके से पढ़ सकता हूं, और इस वाले बॉक्स को भी मैं 9 तरीके से पढ़ सकता हूं। यानी इसका मतलब क्या होगा, 9 to the power 4। वही चीज लिखी हुई है n to the power r, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड है तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा npr, और जहां पर अगर रिपीटिशन अलाउडेड है तो वहां पर लगेगा n to the power r।
ये दूसरे टाइप का परमुटेशन था। अब तीसरे टाइप का परमुटेशन सीखिए आप लोग। परमुटेशंस व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको समझते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल p3 सो ऑन फैक्टोरियल pk। p1 क्या है? r ऑफ वन काइंड जो इक्वल होगा p2 r ऑफ सेकेंड काइंड, pk r ऑफ द kth काइंड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक वर्ड है आपका एप्पल। हाउ मेनी परमुटेशन, हाउ मेनी डिफरेंट लेटर्स ऑफ वर्ड विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल। अब आप देखिए ध्यान से कि इसमें कितने लेटर हैं आपके? 5 हैं। इनमें से 2 जो हैं वो क्या है? सेम है। देयर आर 5 लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल, 2 ऑफ विच आर ऑफ सेम काइंड। इनमें से 2 जो हैं वो सेम काइंड के हैं। एंड द अदर ईच ऑफ इट्स ओन काइंड, एंड द अदर आइटम्स ALE आर ईच ऑफ इट्स ओन काइंड, अलग तरीके के हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपसे कहा जाएगा नंबर ऑफ परमुटेशन बताइए, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर कितने लेटर हैं इसमें? 5 फैक्टोरियल अपॉन, पहले आप ये देखिए कि कितने एक जैसे हैं। PP कितने हैं? 2 फैक्टोरियल। बाकी सब क्या है? अलग अलग हैं। तो 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये अलग अलग हैं इसीलिए मैंने 1 फैक्टोरियल लिखा है। खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन मैंने लिखा है क्योंकि ये आपके सिंगल में आ रहे हैं। अगर ये होता, अगर कुछ ऐसे होता APPLLEE होता, तो क्या लिखते हैं इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 5 9 9 फैक्टोरियल अपॉन, ये कितनी बार आया है? 2। ये कितनी बार आया है? 3। ये कितनी बार आया है? 2। ये कितनी बार आया है? 2। तो उसका आंसर इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। यहां पर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। कहने का ये मतलब है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके यहां पर 2 बार a आया, 3 बार p आया, यानी कि ये समझ लीजिए आपका p1 ऑफ सेम काइंड, ये आपका p2 आर ऑफ, ये आपका एक तरीके का है, ये आपका दूसरे तरीके का है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, और ये क्या है? सब आइडेंटिकल हैं। तो इसको लिखने का फार्मूला ये होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फार्मूला मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अब आइए कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया केवल सिलेक्शन करना है, हमको ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें ऑर्डर को हम लोग लेंगे ही नहीं। ऑन मेनी ओकेजन्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अरेंजिंग बट ओनली इन सेलेक्टिंग आर थिंग्स गिवन n objects. A combination is a selection. A combination is a selection of some or all of a number of different objects where the order of selection is immaterial. इसका important नहीं है। The number of selections of R objects from the given n objects is denoted by NCR. यानी कि NPR में क्या होगा? NPR में NCR into R factorial इन्वॉल्व होगा, लेकिन NCR में केवल NCR यानी केवल ओनली सिलेक्शन होगा, अरेंजमेंट नहीं होगा, उसके ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उसके ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। ये अंतर होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। फार्मूला याद कर लीजिए इसका, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, यानी कि इसमें R फैक्टोरियल से डिवाइड करने के बाद वो NCR आपका बन जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। लेट n एंड r बी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट r लेस देन इक्वल टू n। इसका मतलब है या तो
सारे के सारे वर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, या उनमें से कुछ को। जैसे आपकी 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स में आप जो है एक बुक को लेकर भी कर सकते हैं, 2 बुक को लेकर भी अरेंज कर सकते हैं, और तीनों बुकों को लेकर भी हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, NCR इक्वल टू NCN-R। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला सेकंड फार्मूला है, NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N+1CR। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। NCR को हम लोग ये भी लिख सकते हैं N/R N-1 CR-1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N/R N-1/R-1 N-2 CR-2। हम लोग इसको इस तरफ ला करके एक एक हम लोग उसमें कम कर सकते हैं। फोर्थ, N इंटू N-1 CR-1 इक्वल टू, ये फार्मूला याद रखिएगा, N-R+1 NCR-1। ये फार्मूले चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं उसको आप थोड़ा इमेजिन करिएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका काम आपके प्रोबेबिलिटी में आएगा। प्रोबेबिलिटी में करना कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, NE/NS। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूमरेटर हम लोग निकालेंगे, और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनोमिनेटर। बस, यानी न्यूमरेटर को भी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे, और दोनों का अपॉन कर देंगे तो हम कह देंगे कि ये प्रोबेबिलिटी हो गया। इसीलिए प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स आप लगाएंगे उससे क्या होगा, आपकी जो वर्किंग है, आपकी सोचने की जो पावर है वो आपकी बढ़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर को कभी भी मजाक में नहीं लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।